यूसीसी के विषय के ऊपर आम आदमी पार्टी का सिद्धांतिक समर्थन है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से नहीं सीख रही है या सीखना नहीं चाहती है? कांग्रेस वाली सीख गई। जी जी जी, आचार्य जी। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गारंटी भी हमारे कांग्रेस पे नहीं बोले, कांग्रेस वो पार्टी सारे जवाब देंगे। आप कॉपी कर रहे हैं नहीं कर रहे जी, आपने कैसा बीज बोया है कि देखिए झगड़ा हमारा और आम आदमी का भी करा दिया। अब मुझे टोक रही हैं नहीं ठोक रही सर, नहीं प्लीज, आम आदमी पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता। खैर, मैं सुधांशु जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप सत्ताधारी दल हैं, आप ताकतवर पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाना चाहते हैं, ये जब आप लाएंगे तो इसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मसौदा तैयार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपकी नीयत क्या है। फिलहाल मुझे जो लग रहा है वो आपकी नीयत में खोट लग रहा है। अगर देश के हित के अंदर, देश के हित में, बिल्कुल हम चाहते हैं कि देश में एक संविधान, एक कानून लागू होना चाहिए, सब लोग एक समान होने चाहिए, लेकिन वो आप करेंगे कैसे? मुझे लगता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने 2024 का एक निशाना साधना चाहते हैं। और आप जानते हैं अच्छी तरह कि जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो विपक्षी नेता, विपक्षी दल इसका समर्थन करेंगे, कुछ इसका विरोध करेंगे। जो इसका विरोध करेंगे, लेकिन जेडीयू और आम आदमी पार्टी दोनों पक्ष में है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? अरे भाई, जेडीयू का फैसला जेडीयू करेगा, आम आदमी पार्टी का फैसला आम आदमी पार्टी वाले करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसका कोई जरूरी थोड़ी है। सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अभी बिल लाए नहीं हो, मसौदा तैयार नहीं किया है और हमारी लड़ाई शुरू करा दी अमित जी आपने, बॉल उछाल दी। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं बताना चाहता हूं, सवाल इस बात का है कि भारत मैंने शुरू कराई। आपका प्रवक्ता कहता है कि उनके मुख्यमंत्री के बारे में एक शराब घोटाले में है, दूसरे को वो शराबी शब्द से नवाज देता है। लड़ाई मैंने शुरू कराई। आपके नेता कहते हैं कि ये अगर गठबंधन में आते नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई मैंने शुरू करवाई। आप बताइए, कमाल की बात है। एक सीधे साधे शरीफ आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। सुधांशु जी भी हमला कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी हमला कर रही है और आप भी मुझ पर हमला कर रहे हैं। एक बेचारे अनुराग भदौरिया जो मेरे बीच में नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे सीधी पार्टी वाले हैं। देखिए जुगलबंदी शुरू हो रही है। मुझे पूरा करने दीजिएगा। अरे मैंने तो आपको पूरा मौका पूरा करने दीजिएगा। जी जी जी। देखिए, देश के हित के अंदर, देश के हित में अगर बीजेपी या इनकी सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो देश के लिए बड़ा जरूरी है तो बिल्कुल हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब ये बताएंगे कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या घटा रहे हैं और क्या बढ़ा रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, तो इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अमित जी, मेरी तो है नहीं, इनकी है। तो अगर ये बताएं कि हम ये तोड़ रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी साथ इनके खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे साथ खड़े हो रहे हैं, हम कहां इनके दुश्मन हैं? देखिए, लॉ कमीशन ने सबसे सुझाव मांगे हैं और इस मामले में लॉ कमीशन ने बहुत ओपननेस दिखाई है कि सिर्फ सांसदों से नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कोई भी आम व्यक्ति, चाहे धार्मिक नेता हो, धर्मगुरु हो या आम व्यक्ति हो, वो अपना सुझाव दे सकता है 14 जुलाई तक। और उसके आने के बाद एक ड्राफ्ट लॉ कमीशन तैयार करेगा, फिर वो ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा, जो प्रक्रिया होगी। मगर जो लोग आज इतना कहते हैं, मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आचार्य जी बताएं कि जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे कितने लोगों से सलाह मशविरा किया था? बताइए डिटेल में ना। नहीं, डिटेल में बताइए ना। सीरियस डिबेट है। मैं पूछना चाहता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिटेल में बताइए कि उस जमाने में कितनों से कंसल्ट किया था, कितने धर्मगुरुओं से कंसल्ट किया था, कितनों की रिपोर्ट है कि बस नेहरू जी उठे, धड़ाक से कर दिया, वो अंबेडकर जी को बाहर कर दिया और लागू कर दिया। सारे हिंदू कमेटीज बनी थी और 16 साल लगे। अच्छा, आचार्य प्रमोद किस्म सक्षम है अपनी बात का जवाब देने। सुधांशु जी का बड़ा अच्छा सवाल है कि नेहरू जी ने किससे कंसल्ट किया था। अरे भाई, जब नोटबंदी की थी तो मोदी जी ने किससे कंसल्ट किया था? जब ये किसान का बिल लाए थे तो किससे कंसल्ट किया था? और जब किसानों का बिल वापस किया तो किससे कंसल्ट किया था? मतलब इन्होंने, बहुत अच्छी बात, मतलब इन्होंने मान लिया कि अभी तक कंसल्ट करने की जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ नाटक था,
क्योंकि आखिर में नेहरू जी ने नहीं कंसल्ट किया था, यह स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यानी अब जबकि हमारा तो लॉ कमीशन कंसल्ट कर रहा है, मतलब ये तो ये भी नहीं बता सकते किसी के पास लेटर क्या हो, काम बीजेपी कर रही है। अच्छा अमित जी, इन्होंने मान ली कि उन्होंने नहीं कंसल्ट किया था, इसलिए हम कुछ कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। भाई हम नोटबंदी करेंगे मेरी मर्जी, अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे मेरी मर्जी, 2000 का नोट चालू करेंगे मेरी मर्जी, बंद करेंगे मेरी मर्जी। मैंने संविधान कुछ है ही नहीं, संविधान का कोई मतलब नहीं है। भाई संविधान में तो बात होगी ना। आपका सवाल है स्वामी जी, मैं एक चीज पूछता हूँ, ये जो यूजीसी हो रहा शुरू, यूसीसी ये देश हित के लिए है। नेहरू जी ने जो किया था वो देश हित में नहीं था। जी, सवाल जवाब। बिल्कुल, नेहरू जी पे मुकदमा चलाया जाए। जी, जी, आप बैठे। सारे देश की समस्याओं का जो जड़ है वो नेहरू जी तो है ही, और सारे बिल्कुल है। बहुत अच्छी बात। और कुछ कहना है? वो तंज के और फॉर्मेट में कुछ कहना है? सुधांशु जी यही काम चलिए, कराएंगे इस पे देश मैं के जवाब पहले दे देता हूं। प्रधानमंत्री को। सुनिए, कन्या अब में मैं खड़ा आपको कर याद रहे हैं। दिलाता हूं। पर सुधांशु जी हर चीज नेहरू जी पे हाँ, कहते मैं चले जवाब जाएं। दे रहा हूं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अनुराग भाई, आप तो शांत रहिए, आप सुनिए, हर सवाल में जवाब बीच में मौका ही नहीं दे रहे तो क्या? अब मैं नेहरू जी की जुबानी उन्होंने यूसीसी के लिए क्या बोला मैं कोट कर रहा हूं। फरमाइए। एक हंगरी के पत्रकार जिनका नाम है टिबोर मोंडे, उनको 1956 में नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया, बहुत विस्तार से 3 घंटे का इंटरव्यू, जिसपे उस हंगरी के पत्रकार ने किताब लिखी, नेहरूज व्यू इंडिया इन द वर्ल्ड। उसमें जिस समय समान नागरिक संहिता की बात हुई तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा कि हमने हिंदुओं में दूसरी शादी अवैध कर दी है, हमने विरासत के नियम निर्धारित कर दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। अब वो पत्रकार कहता है मुसलमानों के बारे में, तो नेहरू जी का वर्ड है, बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सकें, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो डेयर, हैसियत नहीं वाली बात उस जमाने में भी थी। और उसके बाद वो याद करिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया था कि राजीव गांधी सरकार के समय में जब उन्होंने शाहबानो केस के ऊपर इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री ने उनसे कहा कि तुम क्यों इसके खिलाफ खड़े हो? तो आरिफ साहब ने कहा क्योंकि ये मुसलमानों को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो बकौल आरिफ साहब, उस कैबिनेट मंत्री ने कहा कोट अनकोट कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको उठाने के लिए निकले हो? तो वही स्थिति है कि इन्होंने पिछले 60-70 सालों में सिर्फ कट्टरपंथी, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों के साथ वोट की तिजारत कर करके, और उस वोट की तिजारत की कंपटीशन में इन दोनों ने लेकर देश का भी नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, मुस्लिम समाज का नुकसान किया, और इसीलिए सारी माइनॉरिटीज में सबसे खराब स्थिति में मुस्लिम क्यों है? कलीमुल, क्या आपको लगता नहीं है कुछ चीजें वाजिब है? सिखों को दिक्कत नहीं है, बौद्धों को दिक्कत नहीं है, जैनों को दिक्कत नहीं है, इसके अलावा ईसाइयों को दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है पॉलिटिकल प्रपंच के चलते मुसलमानों का नुकसान हो रहा है लगातार? देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया, सिखों को भी तकलीफ है, एसईडी का मैंने बताया, क्रिश्चियन को भी तकलीफ है, मैंने बैप्टिस्ट चर्च नागालैंड का बता दिया, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है, एक अलग बात। अब आइए, मुसलमानों की स्थिति खराब क्यों है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति खराब है, लेकिन उस खराब से भी खराबतर कर दी मोदी सरकार ने, जब उनका हिस्से में सिर्फ 5,000 करोड़ का बजट था।